हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह इजराइल और ईरान युद्ध से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक टॉपिक है जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। यह PSIR और GS दोनों लोगों के लिए, यानी दोनों की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि PSIR में भले ही अगले साल ही सही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है UPSC के द्वारा। और दूसरा, GS में चाहे PCS हो या IAS हो, कहीं भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम अब इस पर शुरुआत करते हैं अपनी बात का। शनिवार के रात तड़के सुबह आप कह सकते हैं 2:15 बजे इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से अधिक विमानों से हमला किया। कहा जाता है कि उसने इराक और सीरिया के भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरहाल, तेहरान यानी ईरान का कहना है भाई उसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने इजराइल के लड़ाकू विमानों के द्वारा छोड़े गए मिसाइल, अधिकांश मिसाइल को मार गिराया। एक्चुअली तेहरान की सुरक्षा 5 लेयर डिफेंस सिस्टम करता है। सबसे करीब जो है वो पावर BAVAR पावर होता है। उसके बाद उनके दो और लोकल होते हैं, फिर S-300 होता है जो कि उन्होंने रूस से लिया है, और रूस का अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 है जिसे उन्होंने खरीदा है अभी हाल में। इसके पहले 1990 के दशक तक एक्चुअली उनकी रक्षा ये रूस में ही बने हुए S-200D किया करते थे, लेकिन हाल में उन्होंने इसे S-400 से रिप्लेस कर दिया है, जो विश्व का सबसे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत ने भी उसकी 3 यूनिट प्राप्त कर ली है। चाइना के पास 5 यूनिट है, भारत ने उसकी 3 यूनिट खरीदी है। 5 यूनिट भारत को खरीदना है। भारत जल्द ही 2 यूनिट और भी ले लेगा। यूक्रेन युद्ध में संलिप्त होने के कारण रूस भारत को यह सप्लाई नहीं दे पा रहा है। फिर भी वहाँ के विदेश मंत्री लावरो साहब का कहना है कि भारत को S-400 की जो बची हुई 2 यूनिट हैं उसकी सप्लाई की जाएगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले टर्म में S-400 की सप्लाई के लिए 29,000 करोड़ रुपए दिए थे। यानी 5 इस तरह के सिस्टम को प्राप्त करना है। एक सिस्टम में आपको बता दें 36 मिसाइलों को इंगेज कर, यानी भारत के हिसाब से 2 स्क्वाड्रन मिसाइलों को इंगेज कर नष्ट करने की क्षमता है। 3 का मतलब हुआ 100 से अधिक मिसाइलों को एक साथ मार गिराने की क्षमता रखता है। हालांकि आपको हम ये भी बता दें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन फिर भी स्ट्रे मिसाइल यानी आवारा प्रक्षेपास्त्र 1-2 इधर उधर से बगल से निकल ही जाते हैं और वो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें भी इजराइल पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 81 मिसाइल दागी थी, और उनमें बैलिस्टिक मिसाइल अधिक थे, और उसके अलावे 15 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल भी थे जो साउंड की गति से 15 गुना तेज गति से चलते हैं। उन्हें रडार भी पकड़ नहीं पाता। तो इस प्रकार से कहा जाता है इजराइल का आयरन डोम उसमें कमज़ोर साबित हुआ था, वो पकड़ नहीं पाया था। लेकिन तेहरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट करने के लिए ही पहला टारगेट तो वही था। उसी को नष्ट करने के लिए इजराइल ने काम किया। यानी इजरायली लड़ाकू विमानों के एयरक्राफ्ट के जो प्रक्षेपास्त्र थे उनका पहला निशाना तेहरान, खुजेस्तान और ईलम, ये 3 प्रांतों के 10 ठिकानों पर जो उन्होंने हमला किया,
उन्होंने सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन बावजूद इसके एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इजराइल द्वारा ये बंदर घुड़की की तरह से था, चूँकि दुनिया को दिखाना था, खास करके यहूदियों को, कि भाई ऐसा है, हम भी पलटवार करना जानते हैं और हम इसी नीति पर चलते आए, इसीलिए दांतों के बीच जीभ की तरह से हम सुरक्षित हैं। यानी मरसाइमर की एक थियरी है, वो है ऑफेंसिव डिफेंस की थियरी। यानी इजराइल को लगता है कि जुडाइज्म जो उसका धार्मिक मत है, उसको बचाए रखने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, कारण एक ही तरीका है, और वो है हमेशा एग्रेसिव पोस्चर मेंटेन करो, खास करके अरब मुल्कों के विरुद्ध। अभी इजराइल का भी संक्षिप्त इतिहास हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो इस प्रकार से ईरान के 10 ठिकानों पर, कुछ इराक और सीरिया पर भी हमला किया है इजरायली एयरक्राफ्ट ने, जिससे वहाँ के सैन्य ठिकानों को रद्द किया जा सके। लेकिन चूँकि अमेरिका में चुनाव है, तो 8 नवंबर को वहाँ वोट डाले जाएंगे, और जो बाइडन को लगा कि भाई थोड़ा सा ये दिखाना ज़रूरी भी है अमेरिकियों को कि भाई ऐसा है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो इजराइल दमदारी से काम ले रहा है। लेकिन उस साथ ही उन्होंने ईरान को वार्न भी किया कि भाई अगर अमेरिका को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान सीधे उस पर कोई हमला करे 8 नवंबर के पहले। लेकिन 8 नवंबर के पहले इतने दिनों की शांति के बाद इजराइल ने आखिर हमला कर ही दिया, बिना अमेरिका के नॉट के नहीं किया होगा। अमेरिका ने पहले इजराइल से मना किया था कि भाई उनके नाभिकीय साइट्स पर, यानी जो परमाणु संयंत्र हैं, उन पर हमला नहीं करना है। साथ ही उनका जो खाज द्वीप है, जो हारमुज जलडमरू मध्य के पास माना जाता है स्थित है, या हो सकता है उसी में हो, यानी पर्शियन गल्फ का, फारस की खाड़ी का हिस्सा है, उसमें वहाँ उनके तेल टैंकर हैं ईरान के, और ईरान का बहुत बड़ा तेल भंडार भी है, तो उस पर अटैक नहीं किया है इजराइल ने। अमेरिका ने शायद ये कहा होगा भाई इसके दो दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला तो ये, वो देश भी आपके विरुद्ध हो जाएंगे जो तेल की कीमतों के बढ़ने से परेशान होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी, और देश के भीतर लोग जो है उनके विरुद्ध हो जाएंगे, जिससे वो चुनाव हार जाएंगे। जैसे भारत है, भारत इजराइल से भी अच्छा संबंध है, वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट लेता है, वो उसका 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है। लेकिन साथ ही ईरान से वो तेल भी खरीदता है, गैस भी खरीदता है। और इस प्रकार से चूँकि भारत की इकॉनमी ज़्यादातर तेल और ऊर्जा पर आधारित है, और ये भारत इसमें 80% ज़रूरतों को बाहर से ही पूरा करता है। चीन भी पूरा करता है, तो खैर चीन तो ईरान के साथ है ही, लेकिन भारत को ईरान की भी ज़रूरत है और इजराइल की भी ज़रूरत है। ईरान में वो चाबहार बंदरगाह का जो विकास कर रहा है, उससे सटे हुए अफ़गानिस्तान में उसने गारलैंड रोड का निर्माण किया है। साथ ही चरार शरीफ जो सिस्तान प्रांत में स्थित है, जो कि ईरान का ही विस्तारित रूप है, ईरान का ही आप कह सकते हैं एक प्रकार से भूखंड रहा है, अब वो अफ़गानिस्तान में है। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जब 2016 में गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ यानी बहुउद्देशीय, जिसमें बिजली भी बनेगी, पेयजल की भी व्यवस्था होगी, सिंचाई की भी व्यवस्था होगी, ऐसे परियोजना का उद्घाटन किया था उन्होंने चरार शरीफ पर। हेरात प्रांत में स्थित है, वो ईरान के सटाई हुआ है। तो और जरांज से हम लोग जाते ही हैं चाबहार तक, तो इस प्रकार से भारत के भी इंटरेस्ट वहाँ काफ़ी हद तक हैं। वह साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है भारत, और वो ईरान के बंदर अब्बास से मॉस्को तक की यात्रा करेगा, जिसमें थल, जल और रेल तीनों परिवहन के साधन उपलब्ध रहेंगे। खैर, भारत ने भारत भी विरुद्ध हो सकता था अगर इजराइल ईरान के तेल डिपो पर हमला करता। जाहिर है तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान छूने लगती हैं, स्पाइरल कर जाती हैं। उसका एक और भी फॉल आउट हो सकता था कि संभवतः अरब के दूसरे देश भी
इस युद्ध में इजराइल के विरुद्ध ईरान के साथ शामिल हो सकते थे। अभी सऊदी अरब ने, जो कि अब्राहम समझौते से नहीं बंधा हुआ है, उसने इजराइल को ये कह कर के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया कि उसने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, जबकि ईरान के उपराष्ट्रपति रिटेलिएटरी मेजर की बात कर रहे हैं, यानी इजराइल पर हमले की बात कर रहे हैं। खैर, ईरान के कुछ एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि उन्होंने 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार कर रखा है ईरान पर हमले के लिए। कुछ उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी होंगे। जाहिर है हाइपरसोनिक मिसाइल अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ गति से चलते हैं। कुछ ही समय में आ जाएंगे इजराइल। इजराइल की दूरी 2100 किलोमीटर है ईरान से, तो इस प्रकार से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 337 किलोमीटर प्रति सेकंड शायद रफ्तार है साउंड की। तो इस हिसाब से वो 15 गुना अधिक रफ्तार से चलते हैं, यानी तुरंत आ जाएंगे इजराइल में, उनको टाइम नहीं लगेगा। और पिछली बार माना जा रहा है जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था 1 अक्टूबर को, तो उसने 15 हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रयोग किया था और वे बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे काफ़ी डैमेज हुआ था। हालांकि इजराइल में घर घर में बंकर बना हुआ है, लोगों से पहले ही बंकर में जाने के लिए 1 घंटा पहले ही कह दिया गया था। इस बीच इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज या मुस्लिम समाज के प्रॉक्सीज को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। जैसे गाज़ा पट्टी में हमास को उसने वस्तुतः नष्ट कर दिया है, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दिया है दक्षिणी लेबनान में। अभी आज भी उसने उसके एक बंकर को उड़ा दिया। नसरल्ला की हत्या इसी प्रकार से उसने किया। और इस्माइल हानिया को तो ईरान में ही मार दिया था, जो हमास का चीफ था। और इसके साथ साथ बाद में याहिया सिनवात्रा इसका अध्यक्ष बना था हमास का, उसको भी इजराइल ने दावा किया है कि उसने मार गिराया है। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को भी उसने मार गिराया है, जो 1995 से ही हिजबुल्लाह का महासचिव था। वहाँ महासचिव ही प्रमुख होता है, वही हेड होता है। खैर, इस प्रकार से इजराइल ने चुन चुन करके इसी प्रकार से उसने उबैदी और अली को भी मार गिराया है। तो ये सब के सब हिजबुल्लाह के लिए काम करते थे। जैसे हुबैदी या हुबैशी, ये इब्राहिम हुबैसी या हुबैदी पूरा नाम था उसका, वो वहाँ के मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करता था, ड्रोन सिस्टम को ऑपरेट करता था, रॉकेट सिस्टम को ऑपरेट करता था। जबकि ओवरऑल ऑपरेशन का इंचार्ज अली था। वो अली था जिसने इजराइल के ख़िलाफ़ हमले की योजना बनाई थी। वो पूरे ऑपरेशन को देखता था, उसको भी इजराइल ने मार गिराया। कहा जाता है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस मामले में इजराइल के लिए बहुत कारगर रही है। सादे बीच में उसके खुफिया एजेंट लेबनान में घूमते रहे हैं और उन्होंने सटीक ठिकाना बताने में कामयाबी हासिल कर लिया है। खैर, इस प्रकार से इजराइल अपने शत्रुओं को चुन चुन करके मार रहा है। रही बात हौती विद्रोहियों की यमन में, तो वहाँ ब्रिटेन और अमेरिका भी इन्वॉल्व हैं। इजराइल ने भी उन पर बमबारी करके उनकी कमर तोड़ने की कोशिश किया है। उसमें कई हौती विद्रोही मारे गए हैं। वो भी ईरान की शह पर अब वहाँ से काम करते हैं। पहले तो सऊदी अरब, जो कि सुन्नी फेथफुल का लैंड है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन था ईरान द्वारा, लेकिन बाद में वो इजराइल के भी विरुद्ध हो गए थे और भूमध्य सागर में उन्होंने अपने कई जंगी पेड़ों को भी उतार दिया था। खैर, अमेरिका के वहाँ फ्लोटिंग प्लेटफार्म के पहुँचने या वाटर वेसल के पहुँचने के बाद वहाँ से हौती विद्रोहियों का सफाया हो गया है और अब यमन में कंसंट्रेट होकर के ही वो इजराइल पर फायर करते हैं, जो जॉर्डन और सऊदी अरब होते हुए आता है। सऊदी अरब पहले पड़ता है, जॉर्डन बाद में। जॉर्डन तो इजराइल का एकदम पड़ोसी है, दक्षिण में, यानी पूरब की तरफ, दाहिने तरफ, पूरब की तरफ एकदम स्थित है। जॉर्डन नदी का एक किनारा
इजराइल से लगता है, जॉर्डन नदी का दूसरा किनारा जॉर्डन से लगता है, पश्चिमी किनारा इजराइल से लगता है और पूर्वी किनारा जॉर्डन से लगता है। तो ये वहीं डेड सी भी है, मृत सागर। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इजराइल जॉर्डन का इमीडिएट पड़ोसी है। खैर, तो इस प्रकार से वहाँ इजराइल ने ईरान पर हमला जरूर किया है, लेकिन उसे आईवाश माना जा रहा है। अमेरिका ही मेनली इमेज भी अपनी बना के रखना चाहता था, इसीलिए चुनाव के पहले ये कराया। चूँकि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लोग बहुत ध्यान देते हैं और अमेरिका का दबदबा देखने की कोशिश करते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा दे करके खारिज कर रहे हैं कि बाइडन के समय में यह कमज़ोर हुआ है। अब 8 नवंबर को पड़ने वाले वोट में देखा जाए किसका पलड़ा भारी होता है। खैर, ईरान पर इजराइल का हमला तो तय था, चूँकि 1 अक्टूबर के बाद ही तय हो गया था कि इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन वो किस तरह से करेगा, कहाँ करेगा, ये तय नहीं था। अब एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, जहाँ ईरान का दावा ये है कि भाई 4, पहले तो 2 ही को माना था, अब कह रहा है 4 मिलिट्री पर्सनल का देहांत हुआ है इस हमले में। हो सकता है ये संख्या थोड़ी और ज़्यादा हो। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय पर हमला करके, जो तेहरान में ही स्थित है, उस पर हमला करके और उसकी शाखाएं अन्य जगहों पर, मुनसबों पर हमला करके, यानी ईरान के 3 प्रांतों पर हमला करके मोटे तौर पर इजराइल ने ये जताया है कि उसका उद्देश्य इस युद्ध को भड़काना, आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो चाहता है इस जवाबी कार्रवाई के बाद मामला शांत हो जाए। तो इसी वजह से उसने तेल डिपो और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले नहीं किए हैं। खैर, जो भी हो, अब थोड़ा सा हम इजराइल का संक्षिप्त इतिहास बता दें। इजराइल में जो यहूदी हैं, जो जुडाइज़्म को मानते हैं, 73% हैं। 18% इस्लाम के भी फॉलोअर्स वहाँ रहते हैं, लेकिन 73% वहाँ यहूदी ही रहते हैं। और यहूदियों का ये मानना है कि भाई भले ही ये प्राचीन समय में या पहले ये मुसलमानों और ईसाइयों का अड्डा रहा हो, लेकिन ब्रिटिश मैंडेट जो कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित हुआ था, वहाँ संभवतः 1903 में के आसपास जो है, वहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी बस्ती बनाई थी, अंग्रेज़ों के ही कब्जे में था। तो जब 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेजोल्यूशन संख्या, यानी संकल्प संख्या 181 पारित किया, तो ये तय हुआ कि जो अरबों का ये लैंड है वही यहूदियों को मिलेगा, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और वही इनको मिलेगा, वहीं इनको बसना है। इनकी संख्या 1 करोड़ से कम है, लेकिन यही है कि भाई यहूदी बहुत ही दिमागी होते हैं, बहुत ही शिवलरस होते हैं। कहा ही जाता है कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये तीनों यहूदी थे। तीनों ने विश्व को 3 दिशा दी। आज भी अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे अधिक सक्रिय, इसीलिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहता है। और अमेरिका के कई बिजनेसमैन यहूदी हैं, जैसे मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वो भी यहूदी ही हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यहूदियों का दबदबा अमेरिका में अच्छा खासा है। सेकंड नंबर पर भारतीय आते हैं, तो इसीलिए भारतीयों के दबाव में 18 जुलाई 2005 को सिविल न्यूक्लियर डील जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। यानी डायस्पोरा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो यहूदी डायस्पोरा हो या भारतीय डायस्पोरा हो। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अमेरिका में जो लॉबी है, उस लॉबी में सबसे ज़्यादा ताकतवर लॉबी यहूदियों की ही है, और वहाँ बहुत सारे डिसीजन उन्हीं की वजह से लिए जाते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है, ये केवल गीदड़ भभकी की तरह से मानते हैं एक्सपर्ट्स, क्योंकि इज़राइल ने भले ही 100 से अधिक लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन उसने केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। कह रहे थे डेनियल हगारी, जो कि वहाँ के आईडीएफ यानी इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि
हमने बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया है ईरान में, यानी टारगेटेड अटैक किया है, जो लक्ष्य निर्धारित था उसी पर अटैक किया। यही बात जो गैलेंट भी, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो दोहरा रहे थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि वो गैलेंट और डेनियल हगारी, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके दाएं बाएं हाथ हैं। दाएं हाथ तो जाहिर है डिफेंस मिनिस्टर ही होगा, ये वो गैलेंट ही होगा। और जो रक्षा के प्रवक्ता हैं डेनियल हगारी, वो उनके बाएं हाथ हैं, यानी इन्हीं लोगों की बात वो ज़्यादा सुनते हैं, इसी के आधार पर वो फैसले लेते हैं। बहरहाल इसराइल के 120 सांसद में वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, उनको भी लेजिटिमेसी चाहिए, तो वो 7 अक्टूबर 2023 का बदला लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 14 मई 1948 को रेजोल्यूशन संख्या 181 के द्वारा इसराइल अस्तित्व में आया। उसके पहले प्रधानमंत्री बेन गुरियन थे, इसीलिए तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि वहाँ का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है, उन्हीं के नाम पर है। बेन गुरियन थे और इस समय बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहूदियों के प्रति घृणा पूरे मध्यकाल में देखी जा सकती है, जिसे एंटी सेमिटिज्म की फीलिंग कहा जाता है। हिटलर इससे ज़्यादा ही ग्रसित था, क्योंकि वो इनको इन्फीरियर रेस का मानता था, और उसने कंसंट्रेशन कैंप यानी यातना शिविरों में इनको बंद करके गैस छोड़ करके मरवा दिया। उस समय प्रमुख गैस जो जहरीली गैस थी, वो मस्टर्ड गैस थी। उससे शरीर पर फफोले पड़ जाते थे और व्यक्ति की बहुत दर्दनाक मौत होती थी। सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती थी और धीरे धीरे वो छटपटा करके मर जाता था। तो कहा जाता है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिए थे। ये वो पीरियड था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही 1933 के बाद जैसे ही हिटलर का उत्थान जर्मनी में हुआ, वैसे ही उसने ये खुराफात करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ मेन काम जो उसकी आत्मकथा है, कुछ उससे चीज़ें मिल जाती हैं। कहा जाता है कि जब उसने देखा घिरते हुए एलाइज फोर्सेस के द्वारा, तो उसने अपने को खुद, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने को खुद गोली मार ली, और उसके पहले अपने कुत्ते को गोली मार दी, और इस प्रकार 1945 में उसका सफाया हो गया। यानी 1945 अगस्त में युद्ध समाप्त होने की घोषणा की गई थी, और वो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही हुआ था। यानी जब जापान नहीं मान रहा था, जापान ने तो 1941 में ही पर्ल हार्बर पर वहाँ अमेरिकी युद्धपोतों को डुबो दिया था। कहा जाता है अभी हाल में अमेरिका ने जुलाई में ही परीक्षण किया था परमाणु बम का, सियरा लियोन डेजर्ट में, जो कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच स्थित है दक्षिण में। और जे ओपेनहाइमर इसके जनक माने जाते हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम के। उन्होंने आइंस्टीन के E = mc² फार्मूले को ही आगे बढ़ाया था। यानी जब परमाणु में विस्फोट होता है, तो जो निकलने वाला जो टुकड़ा होता है, उसका मास अगर अपने माता पिता यानी जिससे वो निकला है उससे कम है, तो जो बचा हुआ जो मास है वो E = mc² फार्मूले के अनुसार ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। मोटे तौर पर इसीलिए माना जाता है संलयन फ्यूजन में, जहाँ हीलियम के हल्के नाभि के परमाणु बम मिलकर के हाइड्रोजन बम का निर्माण करते हैं, वहाँ ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन बम को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और न्यूट्रॉन बम में निर्जीव चीज़ों का नुकसान नहीं होता, सजीव चीज़ों का भारी नुकसान होता है। यानी जो पेड़ पौधे हरे भरे हैं वो भी सूख जाते हैं, क्योंकि वो भी हरे भरे हैं, यानी उनमें भी जीवन है। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हिटलर ने अपने को खुद को गोली मार लिया था। यही स्थिति मुसोलिनी के साथ भी हुई। कहा जाता है बेनिटो मुसोलिनी जो इटली में था, जो फांसीवाद का जनक माना जाता है, हिटलर को नाजीवाद का जनक माना जाता है। रेशियल सुपीरियरिटी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था जिसे नाजीवाद ने बढ़ावा दिया था। दोनों डेमोक्रेसी और मार्क्सिज्म के विरुद्ध थे। दोनों ने यही माना कि सेंट्रल लीडरशिप जैसा कहती है, वैसे ही समूचे समाज को
करना होगा। ठीक है, नहीं करने की सज़ा गंभीर थी, यानी सीधे सीधे मौत थी। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो इज़राइल है वह 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। उस समय माओ जेडंग चीन के राष्ट्रपति थे और चीन उस समय सुपर पावर था नहीं, ये आज की तरह से ताकतवर था नहीं। झाऊ एनलाई प्रधानमंत्री थे, प्रीमियर थे चीन के। उन लोगों ने उस समय अमेरिका की बात मान ली और कहा जाता है अमेरिका के एक महिला नेत्री जो वहाँ की प्रधानमंत्री भी थी, यानी एक्चुअली विश्व में 4 महिला नेत्री एक साथ प्रधानमंत्री थी, या चारों का समकालीन पीरियड 60 का दशक और 70 का दशक था। उनका नाम था गोल्डा मायर। वो इजराइल की प्रधानमंत्री थी। श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी और मार्गरेट थैचर आगे चल कर के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हुई। कहा जाता है इन 4 महिलाओं ने विश्व को बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाया और 4 दिशा दी। खैर इजराइल का संक्षिप्त इतिहास हमने बताया कि इजराइल के यहूदियों के प्रति जो नफ़रत है उसे एंटी सेमिटिज्म की फीलिंग कहते हैं। यहूदी जिस धर्म को मानते हैं, जिसका वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट में है, उसे जुडाइज्म के नाम से जानते हैं और इसके फॉलोअर्स की संख्या इजराइल में बहुतायत है। 73% है, यानी करीब करीब 3/4 लोग इसी को फॉलो करते हैं। हालांकि 18% इस्लाम के भी फॉलोअर्स हैं। अल-अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में स्थित है वो मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। उस पर भी नियंत्रण के लिए हमास और इजराइल के बीच लंबे समय तक युद्ध चला है। 2005 के बाद से ही, जब से हमास को राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार कर लिया गया गाज़ा में और वहाँ से वो शासन करने लगा, तो एक्चुअली इजराइल है तो छोटा, लेकिन ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ाई वहाँ होती रही है हमेशा से। और आपको हम बता दें, जो पश्चिमी किनारा है इजराइल का, जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा, इजराइल उसे वेस्ट बैंक के नाम से जानता है। वहीं रामल्ला स्थित है, जो कि PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1964 में अहमद सुकेरी और यासिर अराफात ने किया था। अहमद सुकेरी के बाद यासिर अराफात ने उसे चलाया था। लंबे समय तक यासिर अराफात श्रीमती इंदिरा गांधी के समकालीन थे और खुद को इंदिरा गांधी का भाई बताते थे। एक्चुअली भारत में इस्लाम के फॉलोअर्स की संख्या अधिक है। यही कारण है कि भारत वहाँ फिलिस्तीनियों के अधिकारों की वकालत करता है। और जब भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था, तभी 7 सितंबर 1948 को फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जहां पंडित नेहरू उसी जगह पर भाग लेने गए थे जहां आज PLO काम कर रहा है। तो मोटे तौर पर PLO के इस समय के जो चीफ हैं वो महमूद अब्बास साहब हैं, जो कि रामल्ला हेडक्वार्टर से अपना काम देखते हैं। हालांकि वो हमास को और हिजबुल्लाह को लाइक नहीं करते हैं। हमास को कहा जाता है प्रमोट करने में सऊदी अरब या अन्य देशों का जो सुन्नी फेथफुल है उनका हाथ था, जबकि इसको प्रमोट करने में, हिजबुल्लाह को प्रमोट करने में सीधे सीधे ईरान का हाथ था, क्योंकि इसमें शियाओं का बाहुल्य था। शिया मत को मानने वाले लोग अधिक थे। लेबनान, जो किसी समय स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, और लेबनान के शहर बेरूत जो कि समुद्र के पास स्थित है, समुद्र के तट पर स्थित है, उसे उससे पेरिस कहा जाता था। और जहाँ लोग खुल करके जीवन जीते थे वह सब जो है नष्ट हो गया, जैसे हिजबुल्लाह ने वहाँ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और ख़ास करके 1995 के बाद जब हिजबुल्लाह का चीफ जो है हसन नसरल्ला बना, तब से वहाँ और ज़्यादा दिक्कत हुई। शरीयत के नियम कड़ाई से लागू कर दिए, महिलाओं की आज़ादी खत्म हो गई और वे चार दीवारी के भीतर कैद होकर के रह गईं। खैर, ये संक्षिप्त इतिहास हमने आपको बताया इजराइल का। अब इजराइल अरब युद्ध के बारे में। पहला युद्ध 6 डे वार था। पहला तो 1947 में ही हुआ था।
लेकिन उस समय अमेरिका वगैरह ने दखल करके समझौता करा दिया था। अब अरब वर्ल्ड मान भी गया था। इसके बाद 1967 में सिक्स डे वार में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था इसराइल ने अरब वर्ल्ड को, और इसमें कई अरबों को, जैसे उसने सीरिया से गोलन हाइट छीन लिया था, इजिप्ट से उसने सिनाई द्वीप छीन लिया था, और उसने जॉर्डन से पश्चिमी किनारा छीन लिया था, जॉर्डन नदी का। इस प्रकार से इसराइल ने कई देशों से कई चीज़ें छीन लिया और वो विक्टोरियस रहा। फिर 6 अक्टूबर 1973 को योम किप्पुर वार में उसमें इजरायली सैनिक भले ही ज़्यादा संख्या में करीब 1000 के करीब हताहत हुए, लेकिन फिर भी इसराइल विक्टोरियस रहा। पीछे से एक्चुअली अमेरिका का साथ रहा है। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि रियल गुंडा अमेरिका है, इसराइल तो उसका पुछल्ला है। यानी लड़ता भले इसराइल है, पीछे से हाथ जो है अस्त्र शस्त्र की सप्लाई या वित्तीय सप्लाई जो है वो अमेरिका करता है, ऐसा उनका कहना है। खैर जो भी है, लेकिन इसराइल ने योम किप्पुर वार में फिर से अरबों को के कंबाइंड फोर्सेस को हराया। भले ही उसमें ज़्यादा इजरायली हताहत हुए थे, मारे गए थे, लेकिन फिर भी 7 अक्टूबर 2023 को याहिया सिनवात्रा के इशारे पर जिस तरह से हमास ने बच्चों के साथ दुराचार किया इसराइल में, उसे विश्व का कोई भी सभ्य समाज, या महिलाओं के साथ दुराचार किया उसे विश्व का कोई भी समाज उपयुक्त नहीं बताएगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो इजरायली पर्व मना रहे थे दक्षिण इजराइल में, सूर्य का एक पर्व मना रहे थे, उस दौरान जो यानी सुपरनोवा वो पर्व का नाम है, वो पर्व मना रहे थे, उसी दौरान जो है हमला करके हमास ने और इजरायलियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। अभी भी कहा जाता है उसके कब्जे में 7 से 800 तक बंदी हैं। कुल 1400 लोगों को बंधक बनाया था हमास ने। उसको लगा था कि इससे वो इजराइल को डराने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने पलटवार करते हुए गाज़ा पट्टी और अन्य जगहों पर जहाँ भी मुस्लिम आबादी है वहाँ उसने करीब करीब 54,000 लोगों को मार गिराया है। इसमें ज़्यादातर इस्लाम को मानने वाले लोग थे और ज़्यादातर लोग निर्दोष थे। इसलिए पूरी दुनिया में इजराइल का विरोधी हो रहा है। ठीक है, 1400 लोगों को बंधक बनाया था हमास ने, और ठीक है उसने उन लोगों के साथ अत्याचार किया, लेकिन उससे अधिक अत्याचार इजराइल कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए बहुत सारे देश अब इजराइल का साथ भी नहीं देना चाहते। फिर भी यूएई और सऊदी अरब अभी तक तटस्थ हैं। सऊदी अरब ने एयर स्पेस के उल्लंघन की बात जरूर कही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की बात जरूर कही जो ईरान कह रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब हो सकता है ईरान का साथ दे अगर ये वास्तव में फुल फ्लेजेड वार में तब्दील होता है। ईरान भी अरब वर्ल्ड के अन्य देशों के मूड को भांप रहा है कि भाई अगर वो उसके साथ आएंगे तो इसराइल के साथ वो युद्ध को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें खतरा ही है, अगर इसराइल और ईरान फुल फ्लेजेड वार की ओर चल पड़े तो तेल की कीमतें बढ़ना तय है, काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर इसराइल और अमेरिका मिल करके ईरान के तेल डिपो को तबाह करेंगे, साथ ही उसे न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करेंगे। और 8 नवंबर तक मुझे लग रहा है इसी तरह से खींचतान करके चलता रहेगा। उसके बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा 8 नवंबर के बाद चुनाव में, वो आगे का फैसला लेगा। खैर जो भी है, देखना है कि आगे क्या होता है, और इसी आधार पर हम लोग आगे इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी तत्काल के लिए बस इतना ही। आप ये समझ लीजिए, इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो दिखावे का हमला है, वो इजराइल उसके लिए जाना नहीं जाता है। इसी वजह से हो सकता है अमेरिका ने इस तरह का दबाव बनाया हो कि अभी लिमिटेड स्ट्राइक ही रखो, केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। इससे यहूदियों के बीच तुम्हारा भौकाल भी टाइट रहेगा और ईरान डर भी जाएगा। फिर ईरान को हम हड़का देंगे, जिसके कारण जो है ईरान तुम्हारे ऊपर हमला करके इसको फुल फ्लेजेड वार में कन्वर्ट नहीं करेगा। धन्यवाद।